नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. This is section 101 BNS murder. ये बहुत भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही होने वाला है। एंड दिस इज व्हाट, बस पहली लाइन बहुत काम किया आप लोगों के लिए। एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, सिवाय उन, हिंदी में देखते हैं क्या लाइन लिखी है इसमें, इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड केसेस, हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। Now please go to your Virat, you will see there are 5 exceptions in this. धारा 101 में या सेक्शन 300 में कितने एक्सेप्शंस हैं? एक्सेप्शन 1, 2, 3, 4, 5। मिले या नहीं मिले आप लोगों को? सभी के Virat में प्रिंटेड है? पक्का? तो ये पहली लाइन ही है ये, एक्सेप्ट दीज 5 एक्सेप्शंस। इसको आप ऐसे पढ़िए, इन 5 अपवादों को छोड़ करके कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा, आपराधिक मानववध हत्या होगी। किनको छोड़कर? 5 अपवादों को छोड़ करके। इसका मतलब क्या हुआ कि उन 5 अपवादों में क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसको आप ऐसे देखिए, सेक्शन 300 आईपीसी 101 बीएनएस, इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 300 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। जैसा कि हमने 299 में देखा था, 3 क्लॉज थी उसमें, यहां पर आपकी 4 क्लॉज हैं। और फिर हैं आपके एक्सेप्शंस 1, 2, 3, 4, 5। इनको छोड़ दें, पहले लाइन के ऊपर, एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। ये क्या है? केसेस एक्सेप्टेड, ये हो गए अपवाद आपके। इन 5 अपवादों को छोड़ करके क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड क्या होगा? मर्डर होगा, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक, अब इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि द केसेस फॉलिंग विद इन दीज एक्सेप्शंस, हम क्या कहेंगे? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो 2 चीजें हैं, देखो, एक है कल्पेबल होमिसाइड, एक है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू। तो व्हेन द केस फॉल्स अंडर द डेफिनेशन 100 या 299, जब आपका केस फॉल करेगा सेक्शन 100 के इंग्रेडिएंट में या 299 के इंग्रेडिएंट में, आप कहेंगे दिस इज द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन जब आपका केस फॉल करेगा सेक्शन 300 के किसी भी एक्सेप्शन में, 1, 2, 3, 4, 5 में किसी भी एक्सेप्शन में, तब आप उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और ये आपसे प्रीलिम से पूछा जाता है कई बार। कितने लोगों को आज ये पहली बार समझ में आया? एनीवेज, ये आपका क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, कल्पेबल होमिसाइड कहां पर है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहां पर है? तो 5 एक्सेप्शन में कवर्ड होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और 299 में या 100 में कवर्ड होगा तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगी। और अगर केस फॉल करेगा इन क्लॉज में तो ये क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा मर्डर। तो पहली लाइन क्लियर हो गई आप लोगों को? ये है आपकी पहली, एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब यहां से आपका कंपैरेटिव पढ़ना समझना शुरू हो जाएगा कि 299 के साथ में जो कंफ्यूजन होता है आप लोगों को मर्डर का, वो यहाँ पर हमें समझना अच्छे तरीके से। तो ये क्या है? इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है कैसे किया गया हो? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। आपने यही लैंग्वेज पढ़ी थी किसमें?
100 में पढ़ी थी आपने, राइट, with the intention of causing death, and same language is reproduced under section 300 or 101 as well. जिस कार्य को कैसे क्या, इंटेंशन टू कॉज डेथ हो तो कल्पेबल होमिसाइड भी है, इंटेंशन टू कॉज डेथ हो तो मर्डर भी है। हम नहीं खेल रहे ऐसे, चीटिंग है ये तो, है कि नहीं है? यहाँ भी यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड, वहां पे मर्डर, सेम लाइन है, इंटेंशन टू कॉज डेथ यहाँ पे वहां पे, तो कैसे चलेगा बता? ऐसे तो फेल ही करना चाहते हैं, ये चीटिंग करें, छोड़ दो उसको। बताओ कैसे पता करोगे? दोनों ही केसेस में देयर इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? इंटेंशन टू कॉज डेथ है, लेकिन ग्रेविटी में अंतर है, जो मृत्यु होने की संभावनाओं में अंतर होगा, और उसको देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। लेट्स सी, विशाल साहब आ जाइए जरा। इस उसमें क्या बचने की कोई संभावना थी? है कोई ऐसा सेकंड पाइप, ओपन पाइप कहीं से वो ले सकता हो सांस? यहां पर बचने की कोई संभावना नहीं है। Here highest probability of death, तो दिस केस विल बी कवर्ड अंडर मर्डर, ये मर्डर कहलाएगा, राइट। जहां पर आपने देखो कि 100 में क्या था? मृत्यु होने की संभावना, संभाव्य, जहां मृत्यु होने की संभावना वाला केस था वहां पर हम कहते हैं कि दिस इज द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, और जहां पर अति संभावना हो जाती है उसे हम कहते हैं मर्डर। और भी देखते हैं, चलिए। हो गया काम? तो यहां मृत्यु होने की संभावना थी या 100% पक्का था काम? संभावना थी, मार के छोड़ा है उसको, गला घोटा है, तो दिस द केस ऑफ मर्डर, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर का केस हो गया है। ठीक, चलिए और देखते हैं। Now you tell me, this is the situation. Here death is the probability or this is the case of कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। बच भी सकती है, मर भी सकती है। तो देखो इसमें क्या है कि कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं हो सकता। एवरी केस विल बी डिटरमिन्ड ऑन हिज ओन मेरिट्स। अब यहाँ सड़क से, उसे छत से फेंका गया है, अब 8वीं 10वीं मंजिल से फेंका गया है तो मरेगी, हो सकता है पहले से ही फेंका गया है तो बच जाएगी। तो ये बहुत सारे इस तरह के हमसे देखना है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ दोनों में ही कॉमन है, लेकिन ये देखना होगा कि डेथ की प्रोबेबिलिटी कितनी कम थी या कितनी ज्यादा थी। तुम अगर बोर हो रहे हो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, देखो। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, मर्डर, उसकी जो जो दिख रहे हैं सर्कमस्टेंसेस, उसका एक ही मकसद था, एनी हाउ किल, तो केस क्या हो गया? मर्डर हो गया। तो आई बिलीव आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये जो 299 सॉरी 100, जो भले ही 100 की और 101 की जो पहली लाइन सेम हो, with the intention of causing death, but you will find the difference according to the circumstances, है सेम, पनिशमेंट सेम है।
लेकिन हम टेक्निकली हम देखेंगे केस कहाँ फॉलो होगा, कल्पेबल होमिसाइड या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, टेक्निकली आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग, लेकिन पनिशमेंट सेक्शन सेम है दोनों का। मैं इसको कुछ ऐसे समझाता हूँ, देखें जो सेक्शन 299 या 100 है बीएनएस का, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ, जो पहला इंग्रेडिएंट है जो सेटिस्फाइड होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ होगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। उसी तरीके से सेक्शन 300 या 101 बीएनएस, उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या है, इफ द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो दोनों ही सेक्शन की रिक्वायरमेंट सेम हो गई। एक सेक्शन कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड होगा और दूसरा सेक्शन कह रहा है ये होगा मर्डर होगा, तो दोनों ही लैंग्वेज सेम है। तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये केस कल्पेबल होमिसाइड का होगा या मर्डर का होगा। तो जैसे बहुत सारे वीडियो दिखाए गए, अगर ये संभावना है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि मृत्यु हो ही जाएगी, जैसे गला काटना, गला घोटना, बहुत ऊंचाई से फेंकना, जहां पर कोई व्यक्ति कहेगा कि मृत्यु होनी ही थी, तो वो केस कौन से हो जाएंगे, मर्डर के हो जाएंगे। ठीक, या फिर ऐसे केस में, जैसे मान लीजिए, इसमें कल्पेबल होमिसाइड का कोई वीडियो है नहीं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि किसी ने किसी को शूट किया, ठीक, लेकिन गोली कहां लगी, उसके उसके हाथ पे लगी, कंधे पे लगी, थाई पे लगी, तो मृत्यु होने की संभावना है, मरेगा नहीं इंसान, बहुत देर तक उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब जाके मरेगा, हाई मतलब ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग से मरेगा वो। लेकिन अगर पॉइंट ब्लैंक पे यहाँ पे सर पर रखकर के गोली मारी गई तो बचने की संभावना नहीं है, तो उसको केस को हम क्या कहेंगे, मर्डर कह देंगे। तो आपने ये देखना है कि क्या यहाँ पर बचने की संभावना भी थी लेकिन मर गया, तो हम कह देंगे कल्पेबल होमिसाइड। आप कहेंगे कि बचने की कोई संभावना थी ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ये केस फॉल होगा मर्डर में। ठीक है, अब ये वीडियो में जो दिखाया गया है ये केवल एक रूप, एक समझाने का तरीका है, ये नहीं कि इस केस में कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा। लास्ट का केस ही मर्डर का ही है, इतनी ऊंचाई से फेंका गया है तो मरना ही मरना है, तो मर्डर ही होगा वो। ठीक, कर लेंगे हम। तो मृत्यु होने की संभावना कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। अब सेकंड क्लॉज पर आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, संभावना देखनी होगी। इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, जो मृत्यु कारित करी गई कैसे की गई है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, और यहां से क्या हो गया, एज द ऑफेंडर नोज, जैसा कि ऑफेंडर को ज्ञात होगा, टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड। ये देखो, ये अब यहां पर यही लैंग्वेज आपने देखा था 299 में, देखा था, है ना, कि ऐसी बॉडीली इंजरी करना जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, यहां पर भी वही लैंग्वेज है, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट कहा गया ब्लू कलर में, एज द ऑफेंडर नोज, जैसा कि उसको नॉलेज रही होगी। तो आप सेम काम कर रहे हो, आप यू आर कॉजिंग सेम बॉडीली इंजरी, बट एक केस में आपको पता है कि इस बॉडीली इंजरी कारित करने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो वो ऑफेंस हो जाएगा मर्डर, अदरवाइज ये रह जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। तो यहां पर ऑफेंडर का पूर्व ज्ञान होना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जो आरोपी है उसको क्या इस बात का पूर्व ज्ञान था कि इस प्रकार की चोट मारने से ये व्यक्ति मर जाएगा, और वैसा जानते हुए वो चोट मारना। ठीक, तो आपको मैं एक बहुत अच्छा सा वीडियो दिखाता हूं, उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा।
जो है इस पर प्रहार करते रहे रावण पर, लेकिन मार नहीं पाए। वो कब मार पाए? वो सेम ही वाज, राम वाज कॉजिंग सेम बॉडीली इंजरी, है कि नहीं है, बट ही वाज नॉट एबल टू किल द रावण। लेकिन उनको फिर क्या हुआ, ही नोज, पूर्व ज्ञान हुआ कि अगर ये बॉडीली इंजरी करी जाए, कौन सी, इसकी नाभि में तीर मारा जाए तो उसको डेथ कर सकते हैं। तो हेयर जो जब नाभि में मारा जाता है बाण, है ना, तो दैट वाज डन विद द प्रायर नॉलेज एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगर हम यहां पे डालें, अगर इसको थोड़ा सा उन पे अप्लाई करने की कोशिश करें, तो श्री रामचंद्र भगवान ने क्या किया, कभी डिसाइड किया, मर्डर किया। This was murder falling under clause second of section 300 or 101. Why? Because he knows he was causing bodily injury and he knows if I cause such bodily injury he will be killed. पढ़ो अच्छे तरीके से। तो समझ में आया आप लोगों को? अब इसको दोबारा पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ के देखिए स्क्रीन पर। If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows. अब इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि as the offender knows का मतलब क्या है, कि जब ऑफेंडर को, जब आरोपी को ऐसा ज्ञान हो कि वैसी शारीरिक क्षति पहुंचाने से मृत्यु हो सकती है उस व्यक्ति की जिसको भी क्षति पहुंचाई जा रही है। तो ये जो एलिमेंट ऑफ प्रायर नॉलेज है, दैट कन्वर्ट्स द ऑफेंस ऑफ कपिल होमिसाइड इनटू मर्डर। अदरवाइज अगर प्रायर एलिमेंट निकाल दें, प्रायर नॉलेज का एलिमेंट निकाल दें, तो इट वुड रिमेन ओनली द कल्पेबल होमिसाइड। तो यहां पर आरोपी का ऐसा ज्ञान होना ही इस अपराध को कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी से लेकर के रेज कर करके कहां पहुंचा देता है, मर्डर की कैटेगरी में पहुंचा देता है। बोलो यस और नो। इस चलो फिर मैं बता देता हूं। देखिए कि अगर आपको पता है कि आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा चल रहा है ना, आपको नॉलेज है कि उसको एक पेट में ऐसी जगह इंजरी है कि अगर आप घूसा मारेंगे तो मर जाएगा वो, और आप वहीं घूसा मारते हो, ठीक, तो आप पर चार्ज लगेगा मर्डर का। लेकिन अगर मैं उसको घूसा मारता हूं और मरता है वो, तो मुझ पर चार्ज लगेगा कल्पेबल होमिसाइड का। दोनों में क्या अंतर होगा, मैंने घूसा मारा हुआ है, मारा उसको, लेकिन मुझे नहीं पता है कि उसको कोई इंजरी हुई है, मेरे मारने से मर जाएगा वो, चोट पहुंचाने से मर जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने उसको ऐसी चोट पहुंचाई तो वो मर जाएगा। तो ये जो नॉलेज वाला फैक्टर हो गया, ऑफेंडर नोज वाला फैक्टर हो गया, वो उसको कल्पेबल होमिसाइड के अपराध को मर्डर की कैटेगरी में कन्वर्ट कर देता है। आप क्लियर हुआ? और यही बात मैंने वीडियो में समझाई थी। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था, पहले से ही पता था उनको, कि अगर रावण की नाभि में चोट पहुंचाई जाएगी तो वो मर जाएगा। मान लो उनको पता नहीं होता और फिर वो तीर चलाते और नाभि में लग जाता, तो वो ऑफेंस रह जाता कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन ये जानते हुए कि नाभि में ही मारना है, फिर ये ऑफेंस बन गया मर्डर। तो ये नॉलेज का जो फैक्टर है वो डिफरेंशिएट करता है इसे उसमें। अब मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। बड़े आगे को क्लॉज थर्ड पर आ जाइए, ये आसान है। If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। कि देखिए ये क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 एंड क्लॉज थर्ड, इसमें कॉमन क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी है। दोनों ही जो क्लॉज हैं, जो क्लॉज 2 है और क्लॉज 3 है, इसमें कॉमन क्या है, दोनों ही केस में इंटेंशन किस चीज की है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी है। पहले वाले में क्या है, एज द ऑफेंडर नोज टू लाइकली टू कॉज डेथ है। यहां पर क्या है कि द बॉडली इंजरी इज सफिशिएंट इन द नेचर, ऑर्डिनरी नेचर ऑफ टू कॉज डेथ। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वो चोट ऐसी है जिससे मृत्यु होना अब सफिशिएंट है मृत्यु कारित करने के लिए, सफिशिएंट टू कॉज डेथ, मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। तो जब किसी की डेथ होती है और केस दर्ज होता है, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन पे भेजते हैं, पोस्टमार्टम होता है, तो इंजरी के बारे में जो डॉक्टर्स हैं, बोर्ड है, उसकी एक ओपिनियन आती है कि क्या ये इंजरी अपने आप में पर्याप्त थी। तो अगर इंजरी ऐसी थी कि सफिशिएंट इन द कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ है, तो फिर वो जो ऑफेंस है वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपको देखो इसमें ऐसे समझना होगा, एक हमने पढ़ा
299/100, एक हमने पढ़ा 300/101। ठीक, इसकी जो सेकंड क्लॉज है, इंटेंशन किसकी, बॉडीली, इसकी जो क्लॉज 2 है एंड क्लॉज 3 है, इसमें क्या है, इंटेंशन बॉडीली इंजरी की है। समझ आ रहे, डिफरेंस क्या है, दो में क्या है, नॉलेज, और यहां पे वर्ड क्या है, सफिशिएंट। अब समझ पा रहे हैं आप लोग। इस जो पहली जो सेकंड क्लॉज है वो है इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। क्या इंटेंशन है, शारीरिक क्षति पहुंचानी है। जो 300 की सेकंड क्लॉज है, ये थर्ड है, यहां भी इंटेंशन क्या है, शारीरिक क्षति पहुंचाने की है। तो इन तीनों ही क्लॉजेस में जो कॉमन शब्द हो गया, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। 300 की सेकंड क्लॉज में इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, 300 की थर्ड क्लॉज में इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। सही है। डिफरेंशिएटिंग क्या है, यहां पर क्या है, लाइकली टू कॉज हार्म है, लाइकली टू कॉज डेथ है। जो मर्डर की सेकंड क्लॉज है वहां पे शब्द क्या लिख दिया उन्होंने, एज द ऑफेंडर नोज, जैसा कि ऑफेंडर को ज्ञान रहा होगा, तो नॉलेज की वजह से मर्डर बना दिया। और यह थर्ड क्लॉज में है, विच इज सफिशिएंट इन द कोर्स ऑफ नेचर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज। तो आई बिलीव आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि क्या क्या कॉमन है, कहाँ का डिफरेंशिएटिंग है। और अब जैसे जैसे यहां पर नॉलेज क्लॉज थी थर्ड, विद द नॉलेज दैट, यहां पर देखिए शब्द देखिए, सेक्शन 299 या 100 बीएनएस में क्या था, नॉलेज कैसी थी, लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, कि ऐसा ज्ञान होना जिससे मृत्यु होना संभाव्य है। नॉलेज क्लॉज में क्या था, जो कल्पेबल होमिसाइड के केस हमने क्या पढ़ा सोहिनी जी, मृत्यु होना संभाव्य थी, संभावना थी। जब ऐसा ज्ञान हो कि मृत्यु होना संभाव्य है तो ऑफेंस होगा कल्पेबल होमिसाइड। अब हम देखते हैं यहां पर क्या है नॉलेज क्लॉज। फोर्थली, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, नोज, यानी कि यहां पर भी क्या आ गई, नॉलेज क्लॉज आ गई। ठीक, दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, ये इतना अत्यंतिक खतरनाक कार्य है, इट मस्ट को गोल कीजिए, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। जब नॉलेज ऐसी हो कि ये इतना खतरनाक कार्य है कि हर संभावना में इससे मृत्यु होगी ही होगी, तो जब नॉलेज में संभावना का केस इस कैटेगरी में आ गया, इट मस्ट मतलब होगी ही होगी डेथ, यानी बॉम्ब छोड़ दिया, भीड़ पर बंदूक चला दी तो मृत्यु होगी ही होगी, बॉम्ब विस्फोट कर दिया मृत्यु होगी ही होगी, इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी। तो दोनों ही नॉलेज क्लॉज हैं, 299 की भी थर्ड क्लॉज हो गई, 100 की थर्ड क्लॉज हो गई, और यहां पर हो गई। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं हमेशा किससे करते हैं, 100 की क्लॉज थर्ड ये, और 101 की 101 की क्लॉज 4, दोनों ही कौन सी क्या कॉमन है, दोनों ही नॉलेज क्लॉज है। लेकिन क्लॉज थर्ड में वर्ड क्या लिखा हुआ है, लाइकली, संभाव्य है, और यहां पे क्या, इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉस्ट है। कर लेंगे आप लोग। तो ये रहा थर्ड, ये मैं पढ़ता हूं आपके लिए, that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse, उस कार्य को बिना एक्सक्यूज करता है for incurring the risk of causing death। तो इतना ही फोकस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कि अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सारी चीजों को। देखिए हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 100 जो कि डिफाइन करता था कल्पेबल होमिसाइड को, उसके अपोजिट हमने पढ़ा सेक्शन 101 जो डिफाइन करता है मर्डर को। सही है। सेक्शन 299 100 में देयर वर 3 क्लॉजेस, 101 में है 4 क्लॉजेस। जो पहली क्लॉज है वो दोनों में ही कॉमन है, वो है इंटेंशन क्लॉज, इंटेंशन टू कॉज डेथ, ये दोनों में ही कॉमन है। 100 की 1 और 300 की 1 दोनों में ही कॉमन है इंटेंशन टू कॉज डेथ। लेकिन हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एज पर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जहां पर मृत्यु होना अति संभाव्य है मर्डर बोलेंगे, जहां मात्र संभावना है वहां पर कल्पेबल होमिसाइड आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा जो 100 की जो सेकंड क्लॉज थी
वो थी इंटेंशन किसकी, बॉडीली इंजरी की थी। 101 की जो 2 है वो भी सेम है, बॉडीली इंजरी एकदम सेम है, लेकिन प्लस क्या हो गया इसमें, ऑफेंडर नोज। बाकी आप समझ जाएंगे अपने आप। उसी प्रकार से 100 की क्लॉज थर्ड में भी सेम है, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, लेकिन जो इंजरी कैसी है, इंजरी सफिशिएंट है डेथ करने के लिए, ये डिफरेंशिएट हो गया। उसी तरीके से 100 की क्लॉज थर्ड थी, उसको ज्ञान होना, नॉलेज, कैसा कि डेथ लाइकली है, मृत्यु होना संभाव्य है। यहां पर 101 की क्लॉज 4 में भी नॉलेज क्लॉज दोनों सेम है, लेकिन क्या है, इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, यहां मृत्यु होने की अत्यधिक संभावना है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हो गए। आपके मेंस में कल्पल होमिसाइड और नंबर में डिफरेंस क्या है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और इसकी एक एक क्लॉज से एक एक वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो कल मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं रिटन में लिखवाऊंगा सेक्शन 299 अलोंग विद द इलस्ट्रेशंस अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस, आपका रिटन टेस्ट होगा, और अलोंग विद द सेक्शन 300 की भी जो 4 क्लॉजेस है कराऊंगा ऐसे, ठीक। हाँ, अब ये समझिए, देखिए क्या है, इसको दोबारा समझाता हूँ। 4 से पढ़िए, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज, जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है यानी कि जिससे डेथ हुई है वो जानता है, क्या जानता है, उसकी क्या नॉलेज है, दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, कि वो जो कार्य है इतना अपने आप में खतरनाक है। कितना खतरनाक है, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, कि ये प्रत्येक संभावना में इट मस्ट कॉज डेथ, इससे मृत्यु होगी ही होगी, या क्या होगा, ऐसी शारीरिक क्षति होगी जिससे मृत्यु होने की संभावना बन जाएगी, ऐसी शारीरिक क्षति तो होगी ही होगी। तो यहां पर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ गया वो आ गया हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली कॉज्ड डेथ। तो ये तो हो गया नॉलेज अबाउट द एक्ट, एक पार्ट हो गया कि मुझे जानकारी क्या है। ऐसी जानकारी रखते हुए कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज, मैं वो कार्य करता हूं और वह भी विदाउट एनी एक्सक्यूज। जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है, जैसे कोई सर्जन है, उसको ब्रेन सर्जरी करनी हो, तो उसको क्या होगा, उसको ऐसी नॉलेज रही होगी कि उसका कार्य इतना सेंसिटिव है कि इससे अत्यधिक संभावना मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसके पास उसको करने का एक एक्सक्यूज है। आयुर्वेदिक में पढ़नी, यहां पर क्या है, नॉलेज है आपको कि इतना खतरनाक कार्य है, फिर भी यू कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज। कोई एक्सक्यूज किसका, विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंक्योरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ। डेथ को, उसकी मृत्यु कारित करने का आप जो रिस्क ले रहे हो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। आप जानते हैं वो कार्य इतना खतरनाक है, फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपने ऐसा रिस्क क्यों लिया, क्या एक्सक्यूज है आपका। तो सर्जन कह सकता है मैं इसकी जान बचाने के लिए ही कर रहा था, लेकिन आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं कि आपने इतना खतरनाक कार्य क्यों किया। आप कहें साहब मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था, माई इंटेंशन इज वॉज नॉट टू किल हिम, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू कॉज हिम बॉडीली इंजरी। अरे भैया सब ठीक है ना, लेकिन ये तो बता दो जो मैंने वही आपको वीडियो दिखाया था उसमें भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए क्या, इस वीडियो को दोबारा देख लेते हैं, पहले दूसरे के समझाया था, अब उसको दूसरे के समझ लेते हैं। ये जो कार्य कर रहा है यहाँ पर, ये इस केस में जो एक्यूज है, जो गोली चला रहा है, ही इज नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, उसकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं है। तो ये क्लॉज 1 में किसी की भी नहीं आएगा, ना 100 की क्लॉज 1 में आएगा, ना 101 की क्लॉज में आएगा। इसकी इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने की भी नहीं है, तो ये इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी की जो क्लॉजेज हैं 100 की 2 और 101 की 2 सेकंड थर्ड है उसमें भी नहीं आएगा। अब ये आएगा नॉलेज क्लॉज में, कि इसको ये ज्ञान रहा होगा कि ऐसा करने से मृत्यु हो सकती है। अब यहां देखोगे कि क्या ये जो है, इट इज सो डेंजरस, इमिनेंटली डेंजरस। गोली चलाना किसी पर ये अपने आप में इमिनेंटली डेंजरस है, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ।
और आप कर भी रहे हैं विदाउट एनी लीगल एक्सक्यूज फॉर दैट, यू आर incurring the risk of death without any excuse. So this will the case of murder then. Are you getting it or not? तो आई बिलीव आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप लोग याद करके आएंगे और कोशिश कीजिए घर से प्रैक्टिस करें बार बार। अब केस थोड़ा कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है। नाउ वी विल स्टार्ट डीलिंग विद द एक्सेप्शंस। 5 एक्सेप्शंस भी आएंगे, काफी डिटेल में चले जाएंगे हम लोग अभी, है ना। सो ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए, रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।